जब एक गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है तो वह क्रॉस गवाह तथा एडवोकेट के बीच में एक मानसिक युद्ध होता है। सफल एडवोकेट को उस गवाह को उस मानसिक युद्ध में हराना होता है। ना हरा पाया तो एडवोकेट अपने प्रोफेशन में चल नहीं पाएगा। यानी कि एक गवाह जहां तक अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा सकता है, एडवोकेट उस कल्पना की अंतिम सीमा से आगे, उससे आगे अपनी बात को सोचना शुरू करता है। चाहे आप सिविल मैटर में क्रॉस कर रहे हो या सेक्शन 376 आईपीसी में क्रॉस कर रहे हो, आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में क्रॉस कर रहे हो या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्रॉस कर रही हूं। सभी क्रॉस एग्जामिनेशंस को इसीलिए एक जैसा कहा जाता है क्योंकि गवाह और एडवोकेट इनके बीच का यह युद्ध सभी में एक ही तरह से लड़ा जाता है। एक शातिर महिला गवाह का क्रॉस हमारी टीम ने किया और जैसा कि हम आमतौर से करते हैं, हमने उसके केस को पुर्जा करके उड़ा दिया। महिला के वकील साहब ने अचानक एप्लीकेशन लगा दी कि महिला के पास 2 वीडियोस तथा एक फोटो है जिसमें उसके प्रति विपक्षी पार्टी के द्वारा की जा रही मारपीट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जज साहब महिला के प्रति कुछ अधिक मधुर व्यवहार दिखा रहे थे, सो उन्होंने बिना हील हुज्जत के महिला की एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया और 2 वीडियोस एवं एक फोटो, साथ में एडिशनल एविडेंस एफिडेविट और सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट को रिकॉर्ड पर लगवा दिया। उसकी एक कॉपी हमको भी दे दी। हम आपको आज वही क्रॉस एग्जामिनेशन की वीडियो दिखाने वाले हैं और हम यह भी दिखाना चाहते हैं कि देखिए, उस महिला ने ना सिर्फ चिल्लाना शुरू कर दिया बल्कि जज साहब के सामने रोने लगी कि मेरे केस से इन वकील साहब को हटाओ, इन्होंने हमारा केस बिगाड़ दिया है, अगर इनको नहीं हटाओगे तो मैं कोर्ट में आगे नहीं आऊंगी। आप देखेंगे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट के रिकॉर्ड पर लिया जाता है तो उसको कैसे क्रॉस करना चाहिए। 65B पर भी क्रॉस करना चाहिए, जो सर्टिफिकेट आया है उस पर भी, और उस वीडियो की जो कंटेंट है उस पर भी क्रॉस किया जाना चाहिए। उस वीडियो के कंटेंट के बारे में जो तमाम बातें हो सकती हैं, उसमें फर्जीवाड़ी की जो संभावनाएं हो सकती हैं, उन पर भी क्रॉस किया जाना चाहिए। और सभी व्यूअर्स, जिसमें फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और जो हमारे यंग एडवोकेट कलीग्स हैं, वे भी इस बात पर ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी का कोई भी ऐसा एरिया ना हो जो इस क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान छोड़ दिया गया हो या स्वीकार कर लिया गया हो। एडमिट भी हमें नहीं करना है, हर चीज को डिनाई करना है ताकि अपोजिट पार्टी के ऊपर यह ओनस आ जाए कि वह उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के हर एक कंटेंट को, हर एक डेट को, हर एक वॉइस को, एवरीथिंग जो भी उसमें दिखाया गया है उसको साबित करे, सारा का सारा ओनस उसके ऊपर रहे। तो ये हमारे क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी, इसको आप ध्यान से देखिएगा। हम बीच बीच में ज्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाने का खतरा है। तो आप इस वीडियो को देखिए और इन सब बातों को समझिएगा। हमने अपने सब व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन शुरू करवाया है। इसमें आप पूरे केस की कंसल्टेशन ले सकते हैं या सिर्फ उस छोटी सी बात से जो आपको परेशान कर रही है उस पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आप 20 मिनट वाली छोटी कंसल्टेशन या पौने घंटे वाली बड़ी कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब हम आपको वह क्रॉस दिखाते हैं। हमने उससे सवाल पूछा, यह बात तो ठीक है ना कि आपने इन 2 वीडियो क्लिप्स का कोई ट्रांसलिटरेशन इनके साथ कोर्ट रिकॉर्ड पर दाखिल नहीं किया है? हम आपको बताएं कि जब भी कोई वीडियो कोर्ट रिकॉर्ड पर लगाया जाता है तो उसमें क्या कहा जाता है, इस बात को शब्दों में भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देना होता है ताकि कोर्ट समझे और विपक्षी पार्टी समझे कि इसमें क्या कहा गया है। इस बात को जो वीडियो में कही गई है उस बात को जब हम शाब्दिक रूप से लिख कर देते हैं तो इसको हम ट्रांसलिटरेशन कहते हैं। उस वीडियो के साथ जो अभी इस महिला ने लगवाई थी, कोई ऐसा विवरण नहीं दिया गया था, तो हमने यही पूछा कि आपने इन वीडियोज का कोई ट्रांसलिटरेशन तो रिकॉर्ड पर नहीं लगवाया है? उसने कहा मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है। हमने समझाया कि जो कुछ वीडियो में बोला गया था उसको लिख कर दिया गया है क्या? वह बोली नहीं, उसे क्यों लिख कर देती, वह तो बोल ही रहे थे उसमें। हमने अगला सवाल किया, क्या यह बात सही है कि आपने अपनी रिटन स्टेटमेंट में कहीं भी ऐसी किसी वीडियो के होने की बात नहीं कही थी? उसने उत्तर दिया, हाँ उसमें रह गई थी, इसीलिए अब एप्लीकेशन लगवाई है। सभी व्यूअर्स के लिए हम अलग से यह बताना चाहेंगे कि हम जो सवाल कर रहे हैं
ये सवाल है कि यह बात तो ठीक है ना, इस प्रकार से ये जो सवाल होते हैं, यह बात तो ठीक है ना, ये एक प्रकार के लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशंस में लीडिंग क्वेश्चंस का अपना महत्व होता है और लीडिंग क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, इससे क्या लाभ मिलता है, इसकी वीडियो हमारे पास यहाँ इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक हम नीचे आपको दे देंगे। हमने अगला सवाल पूछा, यह बात तो ठीक है ना कि आपके द्वारा दाखिल की गई दोनों वीडियोस का रेजोल्यूशन 1920 गुणा 1080p है। उसने कहा मुझे नहीं पता कि ये रोज सोल्यूशन क्या होता है। हमने कहा ये रोज सोल्यूशन नहीं होता, ये रेजोल्यूशन होता है कि वीडियो कितनी सफाई के साथ दिखाई देती है। हमने अगला सवाल पूछा, मेरा कहना है, ये सजेशन है, मेरा कहना है कि आपके द्वारा दाखिल दोनों वीडियोस का रेजोल्यूशन 1920 गुणा 1080p है और इतना अधिक रेजोल्यूशन सैमसंग के सब मोबाइल फोन्स में उपलब्ध नहीं होता है। उसने कहा नहीं, ये सच्ची कह रही हूँ, सैमसंग का ही मोबाइल था। हमने अगला सजेशन दिया, मेरा कहना है कि आपके द्वारा दाखिल दोनों वीडियोस सैमसंग मोबाइल पर नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि सैमसंग मोबाइल पर इतनी ऊंची रेजोल्यूशन की वीडियो बनानी संभव नहीं है। इसलिए ही आपने अपने इन वीडियोस को फिलवाने वाले सैमसंग मोबाइल का ना तो कोई मॉडल नंबर बताया है, ना कोई ट्रेड नेम बताया है, ना निर्माण का वर्ष बताया है और ना निर्माण का स्थान बताया है। आपका 65B का जो सर्टिफिकेट है वो इन सब बातों पर चुप है। उसने जवाब दिया, आप मेरे से वे सब बातें मत पूछो जी जो मुझे पता नहीं, वो पूछो जो मुझे पता है। उसका माथा चमकने लगा था, यानी कि उसे पसीना आने लगा था। हमने अगला सवाल किया, क्या यह बात सही है कि आपने इन वीडियोस को फिल्माने वाले मोबाइल को खरीदे जाने का कोई कैश मेमो, बिल या इनवॉइस वगैरह कुछ भी अपने 65B के सर्टिफिकेट के साथ केस फाइल में नहीं लगाया है, जिससे यह पता लग पाता कि वह आपका ही मोबाइल था? उसने जवाब दिया, इतने दिनों बाद मोबाइल का बिल कहां से लाऊंगी? वकील साहब कुछ तो अकल की बात करो आप, या मेरी काट करने वाली बातें ही मुझसे पूछते रहोगे हमेशा? हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि इससे गवाह को अटेंशन मिलती और वह अधिक अपने आप को इम्पोर्टेंट महसूस करता। तो हमने अपने मतलब से मतलब रखते हुए आगे पूछा, मेरा कहना है कि इन दोनों वीडियोस को फिल्माने वाला कंप्यूटर ना तो मोबाइल का, ना सैमसंग कंपनी का था और ना ही वो आपका था। जो 3 आवश्यक शर्तें होती है सेक्शन 65B की, हमने तीनों उससे मना करवाई। तो उसने जवाब दिया, मेरे से कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मैंने तो मोबाइल से वीडियो बनाई थी और अपने मोबाइल से ही बनाई थी। तो यहाँ इसमें जज साहब बीच में इंटरव्यू कर पड़े, बोले कानून में मोबाइल को भी कंप्यूटर ही कहते हैं। हमने अगला सवाल पूछा, क्या यह बात सही है कि आपने कथित मोबाइल के कथित SD कार्ड के भी मॉडल, मेक, स्टोरेज, फाइल सिस्टम, फाइल प्रोटेक्शन सिस्टम और एन्क्रिप्शन आदि के बारे में अपने एफिडेविट में कुछ भी नहीं बताया है? उसने उत्तर दिया, कार्ड का क्या बताऊं जी, 64GB का कार्ड है, उसमें वीडियो सेव हो जाती है। हमने उससे सवाल पूछा, क्या यह बात सही है कि जो भी रेलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम था, क्या उस पर आप किस मोबाइल को इस्तेमाल कर रही थी और आज आप किस मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर रही हैं, इस पर आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने 65B के सर्टिफिकेट में दी है या एफिडेविट में दी है? उसने जवाब दिया, वकील साहब आप मेरी इतनी कुरेद क्यों कर रहे हो कि मैं तब कौन सा मोबाइल रखती थी, अब कौन सा रखती हूँ? आपको याद है क्या आपके सारे मोबाइल कौन कौन से हुआ करते थे? हमने उसकी बात को दरकिनार करते हुए आगे अपना सवाल जारी रखा। हमने सवाल पूछा, क्या यह बात सही है कि आपने अपने एफिडेविट में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है कि आप उपरोक्त मोबाइल को, जिससे आपने वीडियो फिल्माई है, कब से कब तक इस्तेमाल करती रही हैं और रेलिवेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी थी? हमारे सवाल से वह महिला बिल्कुल किलस गई थी। उसने कहा, मैं जानकारी कैसे दे सकती हूँ, मैं तो केवल वीडियो ही तो दे सकती हूँ, उसमें जो दिखे वो आप भी देख लो, इसके अलावा आपको क्या जानकारी चाहिए वकील साहब? हमने उनसे सवाल पूछा, क्या यह बात सही है कि आपने पूरे ट्रायल के दौरान कभी उस मोबाइल को, ना ही कभी उस SD कार्ड को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है जिन पर आपने वीडियो फिल्माई थी, और इन वर्तमान वीडियोस को कोर्ट के सामने उस मोबाइल में और उस SD कार्ड में कभी दिखाया नहीं है? उसने उत्तर दिया, 6 साल पुरानी बात हो गई है, अब मैं वही मोबाइल, वही SD कार्ड कहां से लाऊं? अब तो मैंने अपनी पेन ड्राइव में इकट्ठी कर ली है सारी वीडियो। हमने उसकी कमजोर नस को पहचान लिया था, पकड़ लिया था। हमने सवाल पूछा, तो क्या यह पेन ड्राइव वाली बात आपने अपने 65B के सर्टिफिकेट में लिख दी थी? उसने जवाब दिया, आप सारे बिना मतलब के सवाल क्यों पूछ रहे हो? वो तो हमारे वकील ही तो लिखेगा, जो लिखेगा हम साइन कर देंगे। हमने सवाल आगे पूछा, क्या यह बात सही है कि आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आपके इस 65B के सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है? महिला ने जवाब दिया, नहीं, कानून की बात थी तो इसको लिखने की जिम्मेदारी तो वकील साहब की थी ना।
हमने अगला सवाल पूछा, क्या यह बात सही है कि इन दोनों वीडियोस में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है जिससे यह पता लगता हो कि दोनों वीडियोस वास्तव में उसी दिन, दिनांक और समय पर बनी थी जिस पर बनाए जाने का आप उनको दावा करती हैं? उसने जवाब दिया, क्यों उल्टी बात कर रहे हो वकील साहब? किस वीडियो में लिखकर आता है कि ये कब बनी थी? आप मेरा केस क्यों खराब करने पर तुले हुए हो? आपने एक भी ढंग का सवाल नहीं पूछा है। आप मेरा केस खराब मत करो, आप जाओ यहां से। आप देख रहे थे कि इस गवाह की झुंझलाहट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने अपना सवाल पूछा, क्या आप यह बात तस्दीक कर सकती हो, कंफर्म कर सकती हो कि इन दोनों वीडियोस की प्रॉपर्टीज में डेट ऑफ क्रिएशन, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन तथा डेट ऑफ एक्सेस वही है जो आप दावा करती हो? उसने कहा, आप मेरे से सारे ऊटपटांग सवाल क्यों करते हो? वो तो कोई इंजीनियर बताएगा कि इसके अंदर क्या लिखा है। अब मैं किसी सवाल का जवाब आपको बिल्कुल नहीं देने वाली हूं। गवाह भड़क रही थी और हमें ऐसा आनंद आ रहा था जैसे कोई मीठे भजन गाकर सुना रहा हो। यह पक्का हो चुका था कि इस गवाह की बुद्धि फिर चुकी थी। गवाह को, कोर्ट को और हमें किसी को नहीं पता था कि वह गवाह अब क्या बोल देगी। वकील के सामने ऐसा क्षण तो भाग्य से आता है। हमने सवाल पूछा, मेरा कहना है कि किसी भी वीडियो के कंटेंट में ऐसा कुछ नहीं है जो इसके बनने की तारीख की पुष्टि करता हो। उसने जवाब दिया, तो मैं तो वीडियो ही दूंगी आपको, उसमें से कुछ भी लिखकर कैसे दूंगी? हमने सजेशन दिया, फिर अगला सजेशन दिया। मेरा कहना है कि आपने ये दोनों वीडियोस का फर्जीवाड़ा आपके एविडेंस एफिडेविट के बाद किया है, इसीलिए आपने इन वीडियोस के बारे में एविडेंस एफिडेविट में कुछ भी नहीं लिखा था और न उसके साथ इनको फाइल किया था। उसका चेहरा तमतमा गया। उसने कहा, मैंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है, फर्जीवाड़ा तो आप कर रहे हो जो बिना मतलब के सवाल पूछ रहे हो। जज साहब, इन्हें चुप करवाइए। हमने उसको अगला सवाल पूछा, आपके द्वारा पेश की गई इन वीडियोस में चित्र किसी का है, आवाज किसी और की है। यह आवाज तो आपकी सास की नहीं है, यह तो कोई फर्जी आवाज है। बताइए कोर्ट में आप क्या धोखाधड़ी कर रही हो? और वह गवाह जोर जोर से रोने लगी। हम सच्ची वीडियो भी लाए तो धोखाधड़ी हो गई, और आप इतनी देर से झूठे सच्चे सवाल कर रहे हो तो आप ठीक हो, आप हमें हराना चाहते हो। और वह रोने लगी। जज साहब ने उसको दिलासा दिया, कहा कि बस थोड़े से सवाल बच गए हैं, उनका भी जवाब दे दो। उसने कहा, नहीं, पहले इन वकील को हटाओ, मैं तभी किसी भी सवाल का जवाब दूंगी। मैंने इनके सामने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। अब हमने स्थिति को भांपते हुए जज साहब की मुश्किल को समझते हुए कहा कि सर, आज की डेट दे दीजिए, अगली तारीख पर कोई दूसरा साथी आकर क्रॉस कंप्लीट कर लेगा। जज साहब ने भी देखा, मुस्कुराए और बोले, 30 जुलाई। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावित रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। अपील चाहे वह हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, केवल ओपिनियन का फेर होती है। उसी अपील को अलग अलग जज अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। एक जज एक प्रकार से करता है तो दूसरा जज दूसरे प्रकार से करता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जैसे व्यक्ति का आभूषण उसका ज्ञान होता है, केस का आभूषण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।